हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द टॉयज़ रिटन बाय कॉवेंट्री पैटमोर। कॉवेंट्री पैटमोर एक विक्टोरियन पोएट थे और आज हम जो पोएम डिस्कस करने वाले हैं द टॉयज़, इसे इंक्लूड किया गया था एक पोएट्री कलेक्शन में जिसका नाम था द अननोन इरोस और इसे पब्लिश किया गया था 1877 में। इस पोएम में टोटल 33 लाइन्स है और इसे सिंगल स्टांजा में लिखा गया है। इस टाइटल में का द टॉयज़ वर्ड जो है या ये जो टाइटल है उसके दो मीनिंग है। एक तो बच्चों वाले टॉयज़, खिलौने जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीज़ें, और द टॉयज़ अडल्ट्स के लिए मतलब नेम, फेम, ऑल द मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिनसे हम लोगों को खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें आती है द टॉयज़ में। तो इस टाइटल के दो मीनिंग है। उसी तरीके से इस पोएम में हमें फादर सन का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, मतलब पोएट और उनके बच्चे के बीच में जो एक इंसिडेंट हुआ था उससे हमें फादर सन रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें एक और फादर फिगर देखने को मिलेगी जो कि है गॉड, भगवान, और हम सब उनके बच्चे। तो ये दो रिलेशनशिप हमें इस पोएम के थ्रू देखने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। माई लिटिल सन हु लुक्ड फ्रॉम थॉटफुल आइज। माई लिटिल सन, अब पोइट कह रहा है कि मेरा जो छोटा बेटा है, हु लुक्ड, वो मेरी तरफ देख रहा था थॉटफुल आइज से, बहुत सोच विचार चल रहे थे उसके दिमाग में और वैसे ही नज़रों से वो मेरी तरफ देख रहा था। एंड मूव्ड एंड स्पोक इन क्वाइट ग्रोन अप वाइज। ग्रोन अप वाइज मतलब बड़ा हो चुका है, इस तरीके से वो बिहेव कर रहा था। एंड मूव्ड एंड स्पोक, वो इस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके से बात कर रहा था जैसे वो बहुत ही समझदार हो गया हो, बड़ा हो गया हो। हैविंग माई लॉ द 7th टाइम डिसओबेड। 7 बार उसने मेरी अवज्ञा की, मेरी बात को नहीं माना। आई स्ट्रक हिम एंड डिसमिस्ड, तो मैंने भी उसे हार्शली, स्ट्रक हिम मतलब उस पर हार्श वर्ड्स यूज़ करके उसे हर्ट किया। एंड डिसमिस्ड, और उसे कह दिया कि मेरी आंखों से दूर हो जाए। विथ हार्ड वर्ड्स एंड अनकिस्ड, मैंने उसके साथ में काफ़ी रूडली बिहेव किया, हार्शली बात की, और मैंने उसे गुड नाइट नहीं किया, ठीक से उसे किस नहीं किया। हिज मदर हु वॉज पेशेंट बींग डेड, उसकी माँ जो काफ़ी धैर्यपूर्ण स्वभाव की थी, अब वो नहीं है, वो मर चुकी है। देन फियरिंग लेस्ट हिज ग्रीफ शुड हिंडर स्लीप, तो मुझे ये लगा, फियरिंग, पोइट को ये डर लगा कि लेस्ट हिज ग्रीफ, लेस्ट मतलब उसका जो दुख है, हिज ग्रीफ, शुड हिंडर स्लीप, हिंडर मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब वो बहुत दुखी है, उसकी पिता ने उसे डांटा है। तो शायद पोइट सोचता है कि क्योंकि मैंने अपने बच्चे को डांटा है और अब उसकी माँ भी उसके साथ में नहीं कि जो उसे कंसोल कर सके, तो हो सकता है कि इसी दुख की वजह से वो ठीक से ना सो पाए, ओके, उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। आई विजिटेड हिज बेड, तो पोइट अपने बेटे के कमरे में जाते हैं। आई विजिटेड हिज बेड बट फाउंड हिम स्लम्बरिंग डीप। स्लम्बरिंग डीप का मतलब होता है गहरी नींद में होना। लेकिन जैसे पोइट अपने बेटे के कमरे में जाते हैं, वो देखते हैं कि वो शांत गहरी नींद में सोया होता है। विथ डार्कन आईलिड्स एंड देयर लैशेस येट, लेकिन फ्रॉम हिज लेट सॉबिंग वेट, लेकिन पोइट क्या देखता है जाके कि अब उसका जो बेटा होता है वो सो चुका होता है, लेकिन उसकी आईलिड्स जो होती है, पलकें जो होती है, वो डार्क हो चुके थे। शायद उसने अपनी आंखों का काफ़ी मसला होगा आंसू पोंछने के लिए, तो उसकी आंखें जो वो डार्क हो जाती है। एंड देयर लैशेस येट, और उसकी जो पलकें थी आंखों की, फ्रॉम हिज लेट सोबिंग वेट, वो गीली थी, वेट मतलब गीली थी, लेट सोबिंग मतलब रिसेंट क्राइंग, मतलब अभी अभी वो रो के सो चुका होगा, इसकी वजह से उसकी पलकें जो थी भीगी हुई थी आंसुओं से। एंड आई विथ मोन, मोन मतलब विलाप करना, रोना या दुख करना। एंड आई विथ मोन, और पोइट जो है वो विलाप करता है, किसिंग अवे हिज टीयर्स, अब वो अपने बेटे के जो आंसू है, मतलब गालों पर जो आंसू उसके रुके हुए थे सोते वक्त, जो कुछ भी आंसू थे उस बेटे के गाल पे पोइट के, तो वो उसे किस करता है। लेफ्ट अदर्स ऑफ माई ओन, अब वो बच्चे के आंसू तो रुक चुके हैं, लेकिन अब पोइट रोता है ये देख कर कि उसने अपने बेटे के साथ में इतना हार्शली बिहेव किया, स्पेशली तब जब उसकी माँ नहीं है उसे कंफर्ट करने के लिए। तो पोइट को बहुत बुरा लगता है कि वो बच्चा जो है ऐसे ही सो गया, तो वो अपने दुख की वजह से कि जो भी उसने मिस्टेक किया उसकी वजह से उसके आँख में आंसू आते हैं और उसके आंसू जो है वो उसके बच्चे के गाल पर पड़ जाता है। फॉर ऑन अ टेबल ड्रॉन बिसाइड हिज हेड, वो जो बेटा होता है पोइट का, उसके
बेड के पास में एक टेबल होता है जो उसके बिल्कुल उसके सिर के पास में रखा होता है। ही हैड पुट विद इन हिज रिच, और वो बहुत ही आसानी से उस टेबल को हाथ लगा सकता था बेटा, मतलब वो उसके एकदम करीब था वो टेबल, और उस टेबल पर उसने कुछ चीज़ें रखी थी जिसमें था अ बॉक्स ऑफ काउंटर्स, ओके मतलब सर्कुलर शेप कॉइन जैसे दिखने वाली चीज़ें, एंड रेड वेंट स्टोन, और ऐसे पत्थर जिसपे से लाल रेखाएं दिख रही हो, अ पीस ऑफ ग्लास अब्रेडेड बाय द बीच, अब्रेडेड मतलब घिसा हुआ, एक ग्लास का टुकड़ा था जो कि घिसा हुआ था बीच पर, एंड 6 or 7 शेल्स, अ बॉटल विथ ब्लू बेल्स, एक बॉटल थी जिसमें ब्लू बेल्स दिख रहे थे, वो सब उसने टेबल पर ठीक से अरेंज करके रखा हुआ था, एंड 2 फ्रेंच कॉपर कॉइन्स, और साथ में 2 कॉपर के कॉइन्स भी उसने रखे थे, रेंज्ड देयर विथ, रेंज्ड मतलब अरेंज्ड इन अ रो, ठीक से एक लाइन में अरेंज करके रखना, केयरफुल आर्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने केयरफुली सबको अरेंज करके रखा था, टू कंफर्ट हिज सैड हार्ट, और उसने अपने खिलौने उस टेबल पर सहेज के रखे थे ताकि उन खिलौनों को देखकर वो खुश हो सके। वो खिलौने मतलब उसके लिए खजाना था, वो ऐसी चीज़ें थी जो उसे सिर्फ खुशी देती थी, क्योंकि अब उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता ने उसे इतनी बुरी तरीके से डांटा था, तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी जहाँ वो खुद को कंफर्ट दे सके। तो वो जो कुछ भी चीज़ें थी जो कि एक्चुअल में बहुत ही पेटी थी, ट्रिवियल थी, अनइम्पॉर्टेंट थी बड़े लोगों के लिए, लेकिन उन चीज़ों को ढूंढने में न जाने उसने कितना वक्त लगाया था, तो उन चीज़ों को वो टेबल पर सहेज के रखता है और उन्हीं के साथ में उनको देखते देखते वो सो जाता है। सो वेन दैट नाइट आई प्रेड, अब जब पोइट ये सब देखता है अपने बेटी के कमरे में जाके, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जब वो वापस अपने कमरे में आता है पोइट, तो उस रात वो प्रे करता है, प्रार्थना करता है भगवान से, टू गॉड आई वेप्ट एंड सेड, वेप्ट मतलब रोता है वो प्रेयर करते वक्त, और कहता है भगवान से, आ वेन एट लास्ट वी लाई विथ ट्रांस्ड ब्रेथ। अब यह ट्रांस्ड का मतलब होता है ड्रीमी अनक्लियर स्टेट, मतलब जब कोई इंसान मौत के करीब होता है तो वो हिल नहीं पाता है, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से मरा भी नहीं होता है, सो अधमरी कंडीशन में जब वो होता है। आ वेन एट लास्ट वी लाई विथ अ ट्रांस ब्रेथ, जब आखिरी में जब हमारा एंड होने वाला था, हमारी मौत हमारे करीब होती है और कुछ आखिरी सांसें जो हमारी चल रही होती है, उस टाइम पर जब हम लेटे होते हैं, नॉट वेक्सिंग दी इन डेथ, वेक्स का मतलब ट्रबल करना या कंप्लेंट करना, नॉट वेक्सिंग दी इन डेथ, दी मतलब हम यहाँ पे गॉड को रेफर किया जा रहा है, दी इन डेथ, तो उस टाइम पर हम गॉड से कंप्लेन नहीं करते हैं, वी डोंट कंप्लेन। तो पोइट कह रहा है कि एट द एंड ऑफ आवर लाइफ वेन वी आर नियर आवर डेथ, वी डोंट ट्रबल टू गॉड, वी डोंट कंप्लेन टू हिम, एंड दाउ रिमेंबरेस्ट ऑफ वॉट टॉयज वी मेड आवर जॉयज, उस टाइम पर भगवान, दाऊ मतलब यू, तुम क्या याद करते हो, ऑफ वॉट टॉयज, कि हम हमारे टॉयज मतलब हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें, अब ये छोटी छोटी चीज़ें भगवान के लिए, जैसे कि पैसा है, नेम है, फेम है, कार है, बड़े बड़े घर है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे टॉयज़ है, जिसे देखकर भगवान सोचता है, जब वो टॉयज़ देखता है, वी मेड आवर जॉयज़, जिससे हमने जिंदगी भर खुशी पाने की कोशिश की। हाउ वीकली अंडरस्टूड, पोइट कह रहा है कि हम कितना गलत तरीके से भगवान की इस दुनिया में जब आते हैं तो उसकी आज्ञाओं को कितना गलत तरीके से समझते हैं, मतलब हम ठीक से समझ नहीं पाते कि भगवान क्या चाहता है। द ग्रेट कमांडेड गुड, भगवान हमें जैसी लाइफ जीने के लिए यहाँ भेजता है, उसकी जो भी आज्ञा होती है, जिस तरीके से हमने यहाँ जीना चाहिए, वो सब हम भूल जाते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम नहीं मानते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो भगवान की आज्ञा होती है वो कलेक्टिव गुड के लिए होती है, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए गुड, कलेक्टिव गुड के लिए होती है। तो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरीके से भूल जाते हैं, एंड वी गेट टोटली इन्वॉल्व इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। देन फादरली नॉट लेस, फादरली का मतलब होता है लाइक अ फादर, पिता की तरह। देन फादरली नॉट लेस, क्योंकि पोइट भी एक फादर है, तो वो गॉड को कह रहे कि तुम भी एक पिता ही हो मेरी ही तरह, नॉट लेस, और तुम तो मेरे से बहुत ग्रेट हो, नॉट लेस, तुम मेरे से कम नहीं हो। दैन आई होम दाउ हैस्ट मोल्डेड फ्रॉम द क्ले, दैन आई होम, तुम कौन हो जिसने मुझे मिट्टी से बनाया है, तुमने मुझे बनाया है, भगवान ने, दाऊ, दाऊ लीव दाई रैथ हैंड से, रैथ का मतलब गुस्सा होता है, दाउ विल्ट। अब पोइट कह रहा है कि जब
डेथ के बाद में हम तुम्हारे पास में आएंगे, मैं तुम्हारे पास में आऊँगा, तो तुम अपना गुस्सा छोड़ देना, दाय रैथ, तुम अपना गुस्सा छोड़ देना कि तुमने ये ज़िंदगी किस चीज़ के लिए दी थी, स्पिरिचुअल चीज़ों को, स्पिरिचुअल गोल्स को कंप्लीट करने के लिए दी थी, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मटेरियलिस्टिक गोल्स को अटेंड करने में, कंप्लीट करने में लगा दी या उनको पाने में लगा दी। तो तुम मुझसे नाराज़ मत होना, अपना गुस्सा जो है वो छोड़ देना, लिव द रैथ एंड से, और ये कहना कि आई विल बी सॉरी फॉर देयर चाइल्डिशनेस, कि जो भी चाइल्डिशनेस हमने किया इस धरती पर रहते हुए उसको तुम माफ़ कर दोगे करके, आई विल बी सॉरी फॉर देयर चाइल्डिशनेस, कि हम सभी इंसानों ने जो चाइल्डिशनेस किया है, फुलिशनेस किया है, बचकानी हरकतें की है, कि हम मटेरियलिस्टिक दुनिया में ही इन्वॉल्व रहे अपने स्पिरिचुअल गोल्स को भूलकर, तो जब हम तुम्हारे पास में मौत होने के बाद में आए तो तुम हमें माफ़ कर देना, ये समझ कर कि हमारा बचपना था। तो इस तरीके से ये पोएम जो है वो यहाँ ख़त्म होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एनालिसिस। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।